और दोस्तों आज हम डीके का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डीके डिस्कस करेंगे। डीके बोले तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसमें होता क्या है, ओवरऑल इंसुलिन की डिफिशियंसी होता है। जैसा कि डीके बहुत कॉमन है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। इंसुलिन की डिफिशियंसी के होने के कारण इनडायरेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एसिडोसिस होता है, जिसके कारण वेरियस मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी में मैनिफेस्टेशन मिलते हैं उसी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें डीके के जो पेशेंट होते हैं वो डिहाइड्रेशन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। डीके के पेशेंट डिहाइड्रेशन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। डिहाइड्रेशन की खास बात है, इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डिहाइड्रेशन होता है। यानी सेल के अंदर भी पानी की कमी होती है और सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और ब्लड वेसल के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर भी पानी की कमी होती है। वही लिखा है डिहाइड्रेशन बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों तरह के डिहाइड्रेशन होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है जो डिक्रीज पोटेशियम। पोटेशियम हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपोकैलेमिया क्यों होता है? क्योंकि डीके का नाम ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एसिडोसिस होता है तो इसका मतलब ब्लड का पीएच बढ़ गया, प्लाज्मा का पीएच बढ़ गया। ये H+ क्या करता है, बॉडी फिर सेल के अंदर करता है, सेल के अंदर फेंकता है। सेल के अंदर 1+ जाएगा तो बदले में 1+ बाहर आएगा, तो पोटेशियम बाहर आता है, पोटेशियम बाहर आएगा। तो इंट्रासेलुलर भी पोटेशियम की डिफिशियंसी होगी क्योंकि सेल से बाहर आ रहा है यहाँ पे, तो सेल के अंदर डिक्रीज होगी। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर भी हाइपोकैलेमिया होता है। कैसे? किडनी में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है। होता क्या है, डीके में डिहाइड्रेशन होता है, रिकरेंट वोमिटिंग होती है जिसके कारण फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होगा तो एडीएच निकलता है और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट यानी रास यहाँ पे क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। दूसरा एडीएच निकलेगा। ये क्या होता है, रास सिस्टम से क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन निकलता है। जैसा कि फिजियोलॉजी और फार्मा ने पढ़ा होगा आपने, एल्डोस्टेरॉन ये इनैक चैनल पे, इपीथीलियल सोडियम पोटेशियम चैनल, इसे बोलते हैं इनैक चैनल, इपीथीलियम सोडियम पोटेशियम चैनल। इस चैनल पे एक्ट करता है। ये चैनल होता क्या है, इस चैनल के थ्रू 2 सोडियम अंदर जाते हैं, बदले में 1 पोटेशियम और 1 H+ बाहर यूरिन में फेंके जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये एल्डोस्टेरॉन निकलेगा क्योंकि एडीएच भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अगर सोडियम जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उतने ज़्यादा H+ और पोटेशियम फेंकेगा। अगर पोटेशियम बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू फेंकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा। तो ये पोटेशियम जो डिक्रीज हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये जो पोटेशियम यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पोटेशियम इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डिफिशियंसी होती है, यानी कि हाइपोकैलेमिया। जैसे डिहाइड्रेशन में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, वैसे पोटेशियम भी हाइपोकैलेमिया भी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। नेक्स्ट है फास्फेट। फास्फेट में हाइपोफास्फेटीमिया होता है। फास्फेट लेवल डिक्रीज होता है, क्यों? ड्यू टू ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। जैसा कि डीके में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होने के कारण फास्फेट भी उसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, जिसके कारण हाइपोफास्फेटीमिया यानी फास्फेट लेवल डिक्रीज मिलेगा। चौथा सोडियम की बात करते हैं। सोडियम भी डिक्रीज होता है। सोडियम डिक्रीज होने के 2 कारण हैं। एक तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, और दूसरा ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। आपने पढ़ा होगा सोडियम ग्लूकोज चैनल, तो जहाँ पे ग्लूकोज जाता है अपने साथ सोडियम ले जाता है। तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा, ज़्यादा अपने साथ पोटेशियम ले जाएगा, तो रिलेटिवली सोडियम की डिफिशियंसी होती है। तो सोडियम की डिफिशियंसी के कारण 2 कारण है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है, दूसरा ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो आपके डीके के पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या मिल रहा है? एक तो डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है वो बताया मैंने। हाइपोकैलेमिया मिल रहा है, हाइपोकैलेमिया कैसे हो रहा है, ठीक है।
फास्फेट लेवल डिक्रीज हो रहा है। फास्फेट लेवल कैसे डिक्राइज हो रहा है, और सोडियम लेवल डिक्रीज हो रहा है। 4 मैनिफेस्टेशन, चारों डीके पैथोफिजियोलॉजी में कैसे हो रहे हैं वो हमने बताया। जैसे कि डायबिटीज का क्लिनिकल फीचर होता है, क्लिनिकल टायर होता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया का मतलब खूब सारा, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। पॉलीयूरिया, यूरिन बार बार जाएगा बहुत ज़्यादा। पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा, हरदम हमेशा भूख लगा रहे। पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, ये 3 फीचर होते हैं। प्लस जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो रैंडम ब्लड शुगर 200 के ऊपर, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से उससे ज़्यादा, या तुम पोस्ट प्रेंडियल 2 आवर्स ब्लड ग्लूकोज कराओगे वो भी 200 से ज़्यादा, HbA1c कराओगे तो वो 6.5 या % या उससे ज़्यादा होगा। तो ये 4-5 चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हुआ, टिपिकल फीचर। तो वैसे डीके में क्या होगा, अब डीके में पॉलीफेजिया जैसा कि वो इरिटेबल होगा, लिथार्जी होगा, अल्टर्ड होगा, तो खाना तो बार बार नहीं मांगेगा। ठीक है, लेकिन पानी कुछ बच्चे डिपेंड करता है कितना उसका अल्टर सेंसोरियम है, कितना वो है। नहीं तो कुछ पानी तो मांगते हैं, पानी मांगते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज़, यूरिन तो रहेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीके और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, मतलब एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, कौन सा फीचर हो जो दोनों में मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होगा, कौन सा फीचर? आंसर पॉलीयूरिया। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस हो जाएगा तब भी पानी नहीं मांगेगा, लेकिन उसका पेशाब तो बनेगा, पॉलीयूरिया तो रहेगा। पॉलीयूरिया चाहे डायबिटीज हो चाहे डीके हो, अनकॉन्शियस होगा तो ना खाना ले खाएगा ना पानी पिएगा। ठीक है, लेकिन पॉलीयूरिया तो उसको हो ही रहा होगा, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो, अनलेस वो इतना ज़्यादा रिकरेंट वोमिटिंग होगा, इतना ज़्यादा हो गया कि 10-12 घंटे से वो नहीं गया, एक याई में चला गया, तभी उसका जाके यूरिन आउटपुट कम होता है। नहीं तो यूजुअली पेशेंट पॉलीयूरिया में प्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है मैंने, डिहाइड्रेशन बताया मैंने, इंट्रासोलर एक्स्ट्रासोलर दोनों होता है। कायदे से बहुत तगड़ा डिहाइड्रेशन होता है और हमें डिहाइड्रेशन ही बेसिकली मैनेज करना होता है। दूसरा पॉलीयूरिया तो मिलेगा, पॉलीडिप्सिया भी मिल सकता है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस नहीं है तो। नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होगा। नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग रिकरेंट वोमिटिंग, परसिस्टेंट वोमिटिंग कभी कभी हो रहा था, और एब्डोमिनल पेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बार बार वोमिटिंग हो रहा होगा उसके कारण। और बच्चा शुरू में इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, हेडेक हो रहा है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे कॉन्शियस लो होता है, लिथार्जी होगा, फिर अल्टर सेंसोरियम होगा, फिर कोमा में चला जाएगा। ये इसका आर्डर होगा, इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, हेडेक होगा, लिथार्जी होगा, अल्टर सेंसोरियम, उसके बाद कोमेटोज हो जाएगा। तो ये सारे आपके पास कोई बच्चा अनकॉन्शियस आया, अनकॉन्शियस, अब हो सकता है वो एएस के कारण हो। ठीक है, आपने CNS एग्जामिनेशन किया, लगभग नॉर्मल है, आपने ब्लड ग्लूकोज कराया 300, 400, 500, 600, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है और ये सारे फीचर आए, तो आपको डीके सस्पेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, मैंने बताया था जैसे क्राइटेरिया के लिए ABG, आपने ABG कराया, ABG में 15 से कम बाइकार्बोनेट और pH 7.3 से कम। ठीक है, अब आपका ये डीके हो गया, आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हो गया। अब आपको क्या करना है, मैनेजमेंट। तो डीके का मैनेजमेंट, अब डीके का मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, डीके का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट गोल क्या है। तो मैनेजमेंट गोल में 5 गोल हैं, मतलब हमारा क्या उद्देश्य होता है डीके मैनेजमेंट करके। तो पहला काम है करेक्शन, इसको कैसे, कार्प आईडी याद करें, कार्प आईडी से 5 क्या चीज़ है। ठीक है, करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस हो रहा था उसमें डिहाइड्रेशन होता है, इन दोनों का करेक्शन। दूसरा है अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है सेरेब्रल इडिमा अगर किसी को हो गया तो 80% से ज़्यादा मोर्टलिटी होती है। और ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर फास्ट करेक्शन आप कर दिए, ठीक है, बहुत फास्ट करेक्शन कर दिए आप ब्लड ग्लूकोज का, तो सेरेब्रल इडिमा हो जाता है। और जो मैक्सिमम मोर्टलिटी होती है डीके के पेशेंट में वो सेरेब्रल इडिमा के कारण। तो अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इसलिए बहुत फास्ट करेक्शन नहीं करना होता, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है
रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज नियर नॉर्मल। हमें ब्लड ग्लूकोज को नियर नॉर्मल, मान लो कोई आया 500 ग्लूकोज है, अब नहीं उसको 80-90 लेके आना करना, उसको फिर हमें बहुत स्लो 500 से 470 430 ऐसे स्लो करके हमें 200 के आसपास रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं करना होता क्योंकि वो बहुत हाई लेवल था। बहुत फास्ट करेक्शन कर देंगे तो सेरेब्रल इडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। जैसा कि बता चुके हैं, डीके के पेशेंट बार बार रिकरेंट एपिसोड में आते हैं, तो उनको ये भी काउंसलिंग करना है, बताना है जो भी कहा जा रहा है कि रिकरेंस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग काज। कुछ काज होते, बहुत सारे डीके के इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन में वो खाना पीना खाता नहीं, इंसुलिन सही से लेता नहीं, जिसके कारण हो जाता है। या किसी को सर्जरी का प्लान है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया, या बहुत सारे बच्चे इंसुलिन ओमिशन, इंसुलिन लेते नहीं इम्प्रॉपर तरीके से। तो जो भी प्रेसिपिटेटिंग काज है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस काज को ट्रीटमेंट करना है। तो मैनेजमेंट गोल में आपका क्या है, 5 गोल हैं। गोल नंबर 1 करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन। गोल नंबर 2 अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्पेशली सेरेब्रल एडिमा। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज नियर नॉर्मल। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, नियर नॉर्मल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस या प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट एपिसोड, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग काज। एक बात और यहाँ पे डीके का, इसमें जब पैथोफिजियोलॉजी पास्ट हिस्ट्री लोगे तो इसमें अक्सर पेशेंट क्या होगा, नॉन केस ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज होगा। ठीक है, नॉन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज होगा। प्रीवियस हिस्ट्री होगी उसकी डीके की, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीके। ठीक है, उसको इंसुलिन ओमिशन की हिस्ट्री होगी। ठीक है, या फिर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले रहा होगा। ठीक है, ओमिशन इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन वो क्या करेगा, या इंसुलिन ओमिशन मतलब रेगुलर तरीके से नहीं, या क्या कह रहे हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंसुलिन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंसुलिन। पता लगा सही चल रहा था, उसको लग रहा है अब नहीं होगा, मुझको छोड़ देता है। तो ये 4 कारण पास्ट हिस्ट्री में बहुत, एक तो उसको नॉन केस होगा टाइप 1 डायबिटीज, आपको पता होगा। प्रीवियस हिस्ट्री वाला डीके पहले पता, इससे पहले हुआ था 2 बार और बेहोश हुआ, 2 बार ट्रीटमेंट हुआ, सही हो गया था। ठीक है, इंसुलिन वो कभी कभी छोड़ देता है या प्रॉपर डोज नहीं था। ठीक है, या फिर क्या होगा, इनएडिक्वेट डोजिंग होगा, इनएडिक्वेट डोज होगा। पता लगा डोज उसको 10 यूनिट चाहिए, 2-3 यूनिट ले रहा है, बहुत कम डोज ले रहा है। ठीक है, एक चीज और होता है कि रिसेंट चेंज इन रेजिमिन। ठीक है, पता लगा मिक्स स्टार्ट पे चल रहा था, उसको दूसरे पे कर दिया गया, बोसल बेलेस रेजिमेंट, और एक मिक्स स्प्लिट रेजिमेंट होता है, मिक्स स्टार्ट बोलते हैं। तो पता लगा मिक्स स्टार्ट पे चल रहा था, बेसल बोलेस पे कर दिया गया, बेसल बोलेस पे चला मिक्स स्टार्ट, चेंज किया गया और चेंज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसमें तो इतनी सारी ये पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है। बहुत सारे पेशेंट, वो तो टाइप 1 डायबिटीज तो होगा ही, वो तो होता है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट दूसरे तीसरे एपिसोड में आएगा, उनको प्रीवियस हिस्ट्री पता है, 1 बार 2 बार डीके में वो जा चुका होगा। बहुत सारे बोलेंगे कि इंसुलिन लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी लेता है, कहते इंसुलिन ओमिशन छोड़ के लेता है। बहुत थोड़े कि एकदम पता लगा 3 दिन से इंसुलिन ही नहीं ले रहा था। ठीक है, जिसके कारण हो गया। बहुत क्या करेंगे, ले रहे हैं लेकिन इनएडिक्वेट डोजिंग। ठीक है, उसमें आपने 20 लिखा था, वो सही से नहीं पढ़ पाया, या उसने भूल गया, 2 ले रहा है। ठीक है, 10 की जगह 2-3 ले रहा है। ठीक है, या रिसेंट चेंज इन रेजिमेंट, बहुत जल्दी रेजिमेंट चेंज हो। तो ये सारे पास्ट हिस्ट्री में देखना, तो अच्छे से पास्ट हिस्ट्री कुछ ना कुछ मिल जाती है।